तो वो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस था। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे कि जिन स्टेप्स में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप्स था उसमें हमने कहा कि हमने एक जो जीन हमें रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली cDNA की फॉर्म में होगा। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको आइसोलेट करना है, फिर हमने उसको वेक्टर में डालना है। आज हम इतना थ्री स्टेप तक पढ़ेंगे। फिर हमने एक प्रोप्रिएट वेक्टर सेलेक्ट करना है, फिर हमने क्लोनिंग करनी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने स्लाइडें इतनी बनाई। जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है तो हमें पता है कि कोई ना कोई डिजीज है किसी ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन में डिजीज है, उसमें इंसुलिन नहीं सीख रहे, वो टाइप डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 का पेशेंट है, तो टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रही होती उसमें, तो फिर इसका मतलब उसमें वो जीन ही नहीं है, या वो जीन जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता, वो कुछ और बनाई जा रहा है। तो इट मीन्स हमें उसमें वो जीन ऐड करना है ह्यूमन में ताकि उसमें इंसुलिन डेवलप हो सके। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जीन ऑफ इंसुलिन होगा। तो अब दो प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमने जीन ऑफ इंसुलिन किसी और होस्ट में सिलेक्ट करना है। हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो अगर मैं आपको एग्जांपल जरा पहले प्रिलिमिनरी वेक्टर से दूंगा। वैसे तो हम सारे वेक्टर पढ़े हैं, उसमें एडवांस्ड वेक्टर्स भी हैं जिसमें हमने कहा कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, या ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है। तो ये एडवांटेज तो हमें देते हैं, हम एक ले लेते हैं, लेकिन ये टेक्निक अभी इनफेंसी पे है, अभी चल नहीं रही। तो हम जो प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, वो टेक्निक वो प्लाज्मिड या कॉस्मिड तक है, प्लाज्मिड से कॉस्मिड तक। तो मैं आपको प्लाज्मिड से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड पार्ट है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोक्रियोटिक्स हैं या एक प्रिलिमिनरी यूक्रियोटिक्स हैं। तो जो प्रोक्रियोट्स या प्रिलिमिनरी यूक्रियोट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनमें जीन स्प्लाइसिंग का प्रोसेस नहीं होता। जीन स्प्लाइसिंग हमने पढ़ी थी। जीन स्प्लाइसिंग में हमने कहा था कि जो हमारा एक डीएनए होता है, डीएनए जब कॉपी होने लगता है तो उसमें एक स्प्लाइसोसोम एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। तो वो डीएनए के कुछ पार्ट्स को हाइड करा देता है, यानी कि ये पीछे को रैप करा देता है। ऐसे डीएनए था तो उसमें से कुछ को ऐसे रैप करा देता है, ये पीछे चले जाते हैं, तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाता है, उससे अगला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ये एक्सोन्स होते हैं। वो जो स्किप हो जाते हैं वो इंट्रोन्स होते हैं। तो इंट्रोन स्किप हो जाते हैं, एक्सोन आ जाते हैं। तो एक्सोन सिर्फ कॉपी होते हैं टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। तो अगर हम जीन ले लेंगे ह्यूमन का और वो हम डाल देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको कॉपी करेगा मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, तो वो तो इंट्रोन और एक्सोन्स को नहीं देखेगा क्योंकि उस वक्त तो स्प्लाइसोसोम नहीं होगा। तो ना जीन स्प्लाइसिंग होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स में, ना अल्टरनेटिव जीन स्प्लाइसिंग होती है। यानी कि जीन स्प्लाइसिंग ये है कि दरमियान में से इंट्रोन निकल गया, एक्सोन जुड़ गए। अल्टरनेटिव में ये है कि इधर वाला एक्सोन, ये यहाँ दो के दरमियान एक इंट्रोन था, इंट्रोन चला गया, ये दो को मिलना चाहिए था लेकिन ये दो नहीं मिले, तो इससे आगे भी एक ये इंट्रोन और ये इंट्रोन था, ये एक्सोन और ये एक्सोन था, इसके दरमियान से इंट्रोन, तो ये वाला इंट्रोन एक्सोन जो है वो इधर आके इस वाले एक्सोन के साथ मिल गया। ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है कि वो सीक्वेंस में नहीं मिले, उल्टे पुल्टे होके मिल गए हैं, ऐसे भी होता है। तो ह्यूमंस में तो क्योंकि हम यूक्रियोट्स में सबसे सुपीरियर यूक्रियोट्स में आते हैं, तो इनमें तो वाइड प्रोसेस ऑफ जीन स्प्लाइसिंग होता है, तो इनमें अल्टरनेटिव जीन स्प्लाइसिंग भी होती है। तो जो जीन हमें नजर आता है कि ये प्रोटीन बना रहा है, ये वाला जीन प्रोटीन बना रहा है इंसुलिन, एक्चुअली वो वाला जीन वैसे ही अगर कॉपी किया जाए तो वो इंसुलिन नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्प्लाइसिंग और अल्टरनेटिव जीन स्प्लाइसिंग में से गुजर के जाता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस नहीं कर सकता हमारा ह्यूमन जीन। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए जो है वो सिलेक्ट करते हैं। मैसेंजर आरएनए हम आइडेंटिफाई करते हैं या आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम द डोनर सेल्स। जो डोनर है, यानी कि अब ह्यूमन ही एक डोनर है, तो हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस फॉर एग्जांपल लिए हैं, उसमें हमने मैसेंजर आरएनए ऑफ इंसुलिन ले लिया है। हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया आइलेट्स को, यानी कि उसका कुछ टिश्यूज लिए, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसमें इंसुलिन का जीन होगा।
उसमें मैसेंजर आरएनए भी होगा, उसमें डीएनए भी होगा, उसमें मैसेंजर आरएनए भी होगा। ये हम दोनों एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इनमें से हम फिर मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेशन होगी मैसेंजर आरएनए की फ्रॉम डीएनए। इसके लिए एक प्रोसेस रन किया जाता है जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले हम बात कर लें कि हमारे पास एक टेक्निक है जिनको हम डीएनए और आरएनए को सेलेक्ट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं? नहीं, एम्पलीफायर नहीं। और कोई? अच्छा, ब्लॉटिंग कहते हैं उसको। तो हम ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए है या ये मैसेंजर आरएनए है। तो हम ब्लॉट कर लेंगे जिसमें डीएनए भी है, मैसेंजर आरएनए भी है, तो उसको हम ब्लॉट कर देंगे। अगर टेक्निक्स आपको पता होंगी, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। साउदर्न एक साइंटिस्ट था, उसने डेवलप की थी जिसको हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। ये डीएनए को ब्लॉट करने की टेक्निक थी, ऐसी है। तो डीएनए की ब्लॉटिंग जब की जाती है तो उसको हम साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। फिर जब हमने आरएनए की ब्लॉटिंग की तो हमने नाम रखना था कि इसको अब हम क्या कहें, तो उसको हमने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहना शुरू कर दिया। फिर हमने कुछ प्रोटीन्स की ब्लॉटिंग करनी थी, तो प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना था, उसकी ब्लॉटिंग की। यानी कि हम स्टेन करते हैं, ब्लॉटिंग एक्चुअली स्टेनिंग टेक्निक है। तो स्टेन कर देते हैं, वो डीएनए के साथ बाइंड करता है स्टेन, या वो स्टेन आरएनए के साथ बाइंड कर सकता है, या वो स्टेन प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है, या वो स्टेन जो है वो डीएनए के साथ ऐसे या किसी सेल के साथ बाइंड कर सकता है। तो इस तरह से वो बाइंड करके तो कलर देता है स्टेन जो होता है। तो इसको फिर हम ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। तो हाँ जी, प्राइमर होते हैं एक्चुअली, जो कि डाई होती है वो वहां जाके अटैच कर जाती है और उससे फिर वो स्टेन हो जाता है। जैसे ये मैंने नीचे एक लिखा हुआ है इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड एक कंपाउंड है जो कि जाके डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ ग्रुप हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो उसको स्टेन कर देता है, कलर कर देता है। कलर जो है एथिडियम ब्रोमाइड सिर्फ और सिर्फ डीएनए को कर सकता है। तो ये साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है। अच्छा, अगर हमने आरएनए सेलेक्ट करना है उसमें से, तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का हम डाई डालेंगे जो कि सिर्फ आरएनए को स्ट्रेन कर सकती है। तो वो जो स्ट्रेन हो जाएंगे वो हम वहां से आइसोलेट कर लेंगे। अच्छा, कमिंग बैक, तो सीडीएनए जो है हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। हमने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट कर लिया, यानी कि हमने मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डोनर सेल आइसोलेट कर लिया है। अब हमने उस मैसेंजर आरएनए को ट्रीट करना है विद एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करेंगे तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस डीएनए को हम कहेंगे सीडीएनए। तो फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन हमने बनानी थी, तो उसका हमने मैसेंजर आरएनए लिया और उसका सीडीएनए बना लिया। अब सीडीएनए को हम बना लेंगे, तो अब हमने क्योंकि सीडीएनए जब हम बनाएंगे तो उसमें अब मैसेंजर आरएनए भी होगा, कुछ कन्वर्ट हो गया होगा डीएनए में, कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीडीएनए को फ्रॉम मैसेंजर आरएनए आपने सेपरेट कैसे करना है, आइसोलेट कैसे करना है। तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये हमने पहले भी एक दफा डिस्कस की है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो होता है जिसमें हम थ्रू करंट किसी चीज की सेपरेशन करते हैं। अगर हम किसी चीज को डिपेंडिंग ऑन इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट बाय इंड्यूसिंग अ करंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट जब भी इंड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, तो करंट इंड्यूस करके अगर हम उसको सेपरेट कर लें तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। एडवांस टेक्निक है देन आवर एचपीएलसी टेक्निक्स, यानी कि हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से ये जरा एडवांस टेक्निक है। तो जेल से मुराद है कि अगर हम उसका मीडियम जिसमें से करंट ने मूव करना है वो जेल कर दें, यानी कि एक रेजिस्टेंट मीडियम डाल दें जिसमें से करंट रेजिस्टेंस से गुजरता है, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगी। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अडॉप्ट करते हैं, उससे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक हमारे पास कंटेनर है,
इसके साथ हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हमने पावर सोर्स के साथ लगा दिया। तो ये पावर सोर्स इसमें से करंट मूव करेगा। तो इसके अंदर जो हमने मीडियम डाला है वो जेल है, हमने इसके अंदर एक जेल मीडियम डाल दिया है। जेल मीडियम के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं, इस तरह आइडेंटेशंस हैं, वो आइडेंटेशंस इनको हम वेल्स कहते हैं। ये जगह जगह हैं, यानी कि ये यहाँ पे बनाई है ना, तो ये हर जगह पे हैं, ऐसे वेल्स बने हुए हैं इसमें। ये वेल्स हैं, ये जेल होल्ड, किसी भी चीज को इन आइडेंटेशंस में आप होल्ड करवा सकते हैं, आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो हम अपना प्रिपरेशन जो होती है दैट इज कंटेनिंग डीएनए आल्सो, दैट इज कंटेनिंग सीडीएनए, तो जो भी डीएनए और सीडीएनए की है हम इस जेल की इन वेल्स के अंदर लोड कर देते हैं। तो वो प्रिपरेशन हम कंटेनिंग सीडीएनए एंड मैसेंजर आरएनए, हमने तो सीडीएनए आइसोलेट करना है, हमने मैसेंजर आरएनए तो आइसोलेट नहीं करना, हम इसके अंदर लोड करा देते हैं। अब हम ये जेल जो है ये कंडक्टर भी है, जेल कंडक्टर है लेकिन रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस देता है क्योंकि जेल के अंदर मूव करना मुश्किल होता है। तो जेल में वो पार्टिकल स्पीड से मूव कर सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज कम होता है, कम चार्ज है यानी कि उनका साइज कम होगा, कम चार्ज उसी के ऊपर होगा जिसका साइज कम होगा। तो जिसका साइज कम होगा वो स्पीड से मूव करेगा, जिसका साइज ज्यादा होगा वो स्लो मूव करेगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने एक जेल डाल दी, फॉर एग्जांपल जेल्स कॉमन जो है वो एगारोज जेल है या पॉलीएक्राइलमाइड जेल, ये कॉमन जेल्स हैं, कंडक्टर के तौर पे इसमें यूज होती है। तो एगारोज जेल 2% बना के डाली जाती है, पॉलीएक्राइलमाइड जेल जो है वो 20% डाली जाती है। तो हमने एक कंटेनर में जेल को लोड कर दिया है जिसमें वेल्स भी हैं, आइडेंटेशंस भी हैं। जो आइडेंटेशंस हैं वो आइडेंटेशन जो है वो फिर अपटेक कर लेंगे डीएनए को भी, इस तरह मैसेंजर आरएनए को भी। जब हम करंट गुजारेंगे तो वो फिर उन आइडेंटेशंस में से, वेल्स में से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो मूव करके फिर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू होंगे। तो क्योंकि जेल जो है वो एक थिकर मीडिया है, तो किसी भी थिकर मीडिया में से अगर आपने किसी चीज को पेनिट्रेट करवाना है तो वो डिपेंड करेगा उसके पोर साइज के ऊपर। जितने जो पोर साइज होगा, अगर तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जिसने उसके अंदर से मूव करना है उसका साइज उसके पोर साइज से स्मॉलर है तो तेजी से गुजर जाएगा, लेकिन अगर वो उसके पोर साइज के जितना है तो वो जरा मुश्किल से गुजरेगा। लेकिन अगर वो उससे जरा बड़ा है तो उसको फोर्स रिक्वायर्ड होगी, वो करंट से फोर्स मिल रही है तो वो बड़ी हिंड्रेंस के साथ उसमें से गुजर के आगे जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकती है। जिसका साइज ज्यादा है वो जरा स्लो मूव करेगा, बड़ी स्लो मूव करेगा, जिसका साइज स्मॉलर है वो स्पीड से मूव करेगा। तो नॉर्मली डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या आरएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, स्पेसिफिकली डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो करंट क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है तो वो पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो डीएनए क्योंकि जरा बल्कि होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो स्मॉलर होता है, तो पहली इल्यूशन जो आ जाएगी वो मैसेंजर आरएनए की आएगी, दूसरी इल्यूशन जो आएगी वो डीएनए फ्रेगमेंट्स की आएगी। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसको और कंफर्म करने के लिए कि डीएनए आ रहा है, हमने इस जो हमारा इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको हमने इसके ऊपर डाई भी ऐड कर दी है जो कि थीडियम ब्रोमाइड डाई है। तो वो डाई सिर्फ और सिर्फ डीएनए को के फ्रेगमेंट के साथ अटैच कर सकती है। तो जब वो सेम साइज के डाई के सेम साइज का डीएनए फ्रेगमेंट होगा तो उसके साथ वो अटैच कर देगा। तो हमने सीडीएनए को नॉन सीक्वेंस से बनाया होता है तो हम वही थीडियम ब्रोमाइड, उसी सीक्वेंस का थीडियम ब्रोमाइड वहां पे कोट कर देते हैं। तो जब वही सीडीएनए जो हमें रिक्वायर्ड है वो वहां इलेक्ट्रोड पे आता है तो वो कोट हो जाता है और फ्लोरिसेंट हो जाता है, वो उसके बैंड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, वो हम वहां से उस सोल्यूशन को सेपरेट कर लेते हैं। तो दैट सोल्यूशन कंटेन सीडीएनए। आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है। ये दोबारा से अगर मैं इससे समझाऊंगा आपको, तो जेल हमने इसके अंदर इनकारपोरेट कर दी है जिसके दोनों साइडों पे हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। जेल के अंदर वेल्स हैं जो कि मटेरियल को होल्ड करने की, हर जगह पे जगह जगह पे वेल्स हैं, एडेंटेशंस हैं यानी कि पोर्स हैं उसके अंदर, उसमें हम मटेरियल को लोड कर सकते हैं। जब हम करंट इंड्यूस करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ करंट मूव करना शुरू हो जाएगा, ये कैथोड रेज इधर चलना शुरू हो जाती है।
तो वो इंड्यूस करेंगी कि ये जो इसमें चार्ज अगर मटेरियल है वो इनके साथ ट्रैवल करना शुरू हो जाए, तो वो ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, मैसेंजर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इधर को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एथिडियम ब्रोमाइड को कोट किया हुआ है। तो जब डीएनए पहुंचेगा यहाँ पे सेम साइज का, जिस साइज का एथिडियम ब्रोमाइड है, तो वो फ्लोरिसेंट हो जाएगा, वो चमक जाएगा। तो हम वो वाली एल्यूशन यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। उसी तरह जैसे कॉलम के अंदर से निकलता है, इसके अंदर से भी एल्यूशन वैसे ही बाहर आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर आई है, इसको अगला करंट आता है तो वो पहली एल्यूशन बाहर आ जाती है, वो यहाँ से हट जाती है, नया उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है, अटैच होना शुरू हो जाता है। या ये इलेक्ट्रोड पे अगर अटैच है तो इलेक्ट्रोड निकाल लिया जाता है, उसको फिर साफ कर लिया जाता है, वो उसके ऊपर डीएनए सारा आके वो सेपरेट हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने सीडीएनए सेपरेट कर लिया है। अब ये सीडीएनए जो है ये हमने होस्ट के अंदर डालना है, डोनर से ले लिया हमने, अब हमने होस्ट में डालना है। इसको करने के लिए हमें एक वेक्टर रिक्वायर्ड है, तो हमें फिर एक वेक्टर चाहिए या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है। तो हम क्योंकि एग्जांपल जरा छोटे से ले रहे हैं तो मैं आपको प्लाज्मिड और लैम्डा फेज की दूंगा। तो सीडीएनए जो हमने ले लिया है उसको अब हमने क्लोन करना है विद वेक्टर डीएनए, यानी कि हमने उसको अब एक वेक्टर डीएनए के साथ क्लोन कर देना, जोड़ देना, हाइब्रिड डीएनए बनाना है। तो क्योंकि वेक्टर डीएनए ने ये काम करना है कि उसने फॉरेन डीएनए को सूटेबल होस्ट सेल में डालना है, अदरवाइज वो होस्ट सेल में नहीं जाएगा। तो वेक्टर हमने इसलिए पढ़े थे कि ये वेक्टर ट्रांसफर करेंगे फॉरेन डीएनए को इनटू द होस्ट सेल्स। तो जैसा कि हमने फिर वेक्टर ले लिया एक बैक्टीरियम इकोलाई, क्यों ले लिया? क्योंकि इसका वेरी शॉर्ट रेप्लिकेशन टाइम है, ओनली 20 मिनट्स में ये रेप्लिकेट कर देता है। तो 20 मिनट्स में ये डिवाइड होकर दूसरा बन जाता है, फिर वो 2 से 4 हो जाते हैं अगले 40 मिनट्स में, और फिर 80 मिनट जैसे 60 मिनट गुजरते हैं 4 से 8 हो जाते हैं, तो फिर इस तरह वो 2 पावर से मल्टीप्लाई करना शुरू होता है। बड़ी शॉर्ट थोड़े ही टाइम में हमें, यानी कि 24 आवर्स में एक बहुत बड़ी कॉलोनीज मिल सकती हैं इकोलाई की। तो इसको हमें रेप्लिकेट करना आसान है, इसलिए हम इस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म चूज करते हैं। अगर हमने प्लाज्मिड ही लेना है, अंडरस्टैंड, प्लाज्मिड लेना है, या हमें फेज लेना है, तो इस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म लेंगे जिसमें फेज में वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करके बर्स्ट कर जाए, तो फेज बहुत सारे बन जाए। तो इसलिए इकोलाई ले लिया। तो वेक्टर जो है उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, यानी कि सीक्वेंस जो है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होती है, उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको हम डीएनए के साथ, जिसकी सेम सीक्वेंस डीएनए की होती है, उसके साथ हम उसको क्लोन कर सकते हैं। तो ये क्लोन 2 तरह से किया जा सकता है, उसके 2 प्रोसेस हैं, यानी कि प्लाज्मिड के लिए और फेज के लिए। या प्लाज्मिड में किया जा सकता है, इकोलाई को यूज करना है तो हम या तो इकोलाई का प्लाज्मिड, या फिर इकोलाई के ऊपर जो फेज अटैक करता है, लैम्डा फेज इकोलाई पे अटैक करता है, तो वो फेज, इन दोनों में हम डाल सकते हैं। तो डीएनए सेगमेंट जिसको हमने क्लोन करना है उसको हम बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट दे कैन ज्वाइन विद प्लाज्मिड, और फिर उस प्लाज्मिड को हम वापस बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देंगे। ये एक प्रोसेस है जो कि हमने वेक्टर के साथ करना है। इसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें तो हमने सिर्फ ये पढ़ना था कि हमने चूज करना है, तो हमने चूज कर लिया एक वेक्टर जो कि प्लाज्मिड है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ प्लाज्मिड चूज कर लिया, या हमने चूज कर लिया कॉस्मिड, क्योंकि हमें चाहिए 48,000 तक की बेस पेयर को लोड करना, या हमने लैम्डा दूसरा कोई फेज ले लिया जो कि 20,000 बेस पेयर तक लोड कर सकता था। अगर इससे बड़ी सीक्वेंस है, इंसुलिन क्योंकि इसमें आ जाती है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। इंसुलिन 8,000 से 10,000 की रेंज में बेस पेयर कंटेन करता है, तो इसलिए वो प्लाज्मिड के साथ भी आ जाता है, वो फेज के साथ भी आ जाता है। अच्छा, तो हमने प्लाज्मिड के साथ उसको लेना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया प्लाज्मिड। अगर हमारा 8 से 10,000 तक की बेस पेयर्स हैं, अगर हमारे 48,000 तक बेस पेयर्स हैं तो हम कॉस्मिड लेंगे। अगर हमारे 20 से 25,000 बेस पेयर्स हैं तो हम लैम्डा फेज लेंगे, अकेला फेज वायरस लेंगे, इससे हम ले लेंगे। अगर हमने मोर देन 48,000, अगर हमने 1 मेगाबाइट तक, नॉर्मली हमारे जीन जो हैं वो 500 किलोबाइट से शुरू होते हैं, यानी कि 0.5 मेगाबाइट से शुरू होते हैं। तो अगर हमने इतनी बड़ी सीक्वेंस लोड करनी है तो यीस्ट, और अगर उससे भी बड़ी लोड करनी है तो फिर ह्यूमन। अगर 1 मेगाबाइट या उससे ज़रा बड़ी करनी है तो फिर वो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम इंसुलिन के एग्जांपल ले रहे हैं, तो इट कैन बी ज्वाइंड विद प्लाज्मिड। तो वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि प्लाज्मिड है। अब हमने उनका हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड डीएनए बनाने के लिए हमने ये इंजाइम्स में पढ़ा था कि हम
सबसे पहले दोनों को ट्रीट करेंगे। सीडीएनए एक अलग प्रिपरेशन में कंटेनर में है, एक कंटेनर में हमारे पास वेक्टर है। हमने वेक्टर को भी एक एंजाइम जो कि सबसे पहले हमने उसमें से प्लाज्मिड निकालना है। तो प्लाज्मिड एक्चुअली निकाला जा सकता है, ये मैं पीछे लिखना भूल गया हूँ। प्लाज्मिड हम इकोलाई में से निकाल सकते हैं अगर हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें, हम जेल सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें। जेल्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं जेल्स की, जो कि रेजिस्टेंस देती हैं टू एवरी फोर्स। तो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने नीचे लेके जाना है। तो अगर हमने लेयर्स बना दी हैं एक जेल की, जैसे कैल्शियम क्लोराइड बना सकता है लेयर, या सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तो जरा कम, सीजियम क्लोराइड जो है वो लेयर्स बना सकता है, जेल की लेयर्स बना। उसको हम अगर स्पन करें सीजियम क्लोराइड को, तो वो लेयर्स की फॉर्म में हाई डेंसिटी की लेयर ऊपर, उस जो सबसे हाई डेंसिटी के वो नीचे, उससे ऊपर उससे लो डेंसिटी की, उससे ऊपर उससे लो, उससे ऊपर सबसे ऊपर सबसे लो डेंसिटी की लेयर, इस तरह से बन जाती है। तो अगर हमने इकोलाई को डाल दिया इसके अंदर सीजियम क्लोराइड में और उसको हमने स्पन किया, स्पन करके हमने उसमें सीडीएनए, उसमें से प्लाज्मिड को और डीएनए को सेपरेट करना है। तो डीएनए जो है वो क्योंकि हैवियर है देन द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए, तो वो निचली लेयर्स में चला जाएगा सीजियम क्लोराइड की, और जो प्लाज्मिड है वो ऊपर वाली लेयर्स में आ जाएगा। तो हम ऊपर वाली लेयर सेपरेट कर लेते हैं, इस तरह हम प्लाज्मिड सेपरेट कर लेते हैं इकोलाई में से। क्योंकि मैंने वहां ज्यादा वेक्टर्स की बात कर दी तो इसलिए मैं भूल गया वहां लिखना, तो वो हम प्लाज्मिड सेपरेट कर लेते हैं। तो अब हमने प्लाज्मिड सेपरेट किया है, तो हमारे पास प्लाज्मिड है और सीडीएनए है। हम इन दोनों को ट्रीट करेंगे विद मिथाइलेशन और ग्लूकोसाइडेशन प्रोसेस। तो वो मिथाइलेटेड ग्रुप लग जाएगा उनके ऊपर, जहां पे हमने सीक्वेंस को स्टार्ट करना है कि हमें चाहिए कि यहाँ से हम जीन को कट करें, हम वहां पे मिथाइलेशन कर देते हैं या ग्लूकोसाइडेशन कर देते हैं। तो जो एंजाइम था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस 4, वो मिथाइलेटेड पोर्शन से या ग्लूकोसाइलेटेड पोर्शन से काटना शुरू करता है, कट करना शुरू कर देता है। तो वो काट देगा इनको बोथ, दोनों को, डीएनए को, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए को और सीडीएनए दोनों को काट देगा इनटू स्टिकी एंड्स कंटेनिंग कॉस सिंगल स्ट्रैंड्स। कोहेसिव सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगी सीडीएनए की भी और हमारे प्लाज्मिड की भी। अब प्लाज्मिड को हमने एक एंजाइम और पढ़ा था जिसको हम अल्कलाइन फास्फेटेज कहते हैं। प्लाज्मिड को हम अल्कलाइन फास्फेटेज से ट्रीट कर देंगे ताकि वो 5 फास्फेट ग्रुप डाइजेस्ट कर जाए। जब वो 5 फास्फेट ग्रुप डाइजेस्ट कर देगा तो प्लाज्मिड के साथ दोबारा नहीं मिल सकता। जब हम डीएनए लाइगेज डालेंगे तो वो आपस में रिज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि प्लाज्मिड छोटा है तो वो जल्दी जल्दी रिज्वाइन कर देता है, सीडीएनए जरा बड़ा है तो वो रिज्वाइन करने में टाइम लेता है। तो हम जब जैसे ही लाइगेज डालते तो प्लाज्मिड ही आपस में मिल जाता है, इंस्टेड के प्लाज्मिड सीडीएनए के साथ मिले। इसलिए हमने इसका 5 फास्फोराइल ग्रुप डाइजेस्ट कर देना है। फिर हमने उसको सीडीएनए और उस वेक्टर को दोनों को आपस में मिला देना है, प्लाज्मिड को, उसमें हमने डालना है डीएनए लाइगेज। तो अब सीडीएनए और प्लाज्मिड आपस में डबल हेलिक्स बना देंगे, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन जाएगी।